तो बड़ी खबर है और चूंकि गठबंधन की भी बात सामने आ रही है, टिकट के ऐलान की बात सामने आ रही है, बीजेपी से भी कांग्रेस से भी तमाम दल गहमा-गहमी। इस बीच स्पोर्ट्स कोटे के तहत टिकट की बात करें तो विनेश और बजरंग ने मुलाकात की राहुल गांधी से, ये अपने आप में बड़ा संकेत दिया। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी इस वक्त जुड़ रहे हैं, हम उनसे ओवरऑल अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, क्या चल क्या रहा है हरियाणा कांग्रेस को लेकर खास करके। रवि जी, किस तरीके से देखे, जो चूंकि कल से अब नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और आज का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है, टिकट के हिसाब से क्या अपडेट बन पा रहे हैं अभी हरियाणा कांग्रेस को लेकर? नहीं, देखिए बहुत कुछ अपडेट है, बहुत कुछ हलचल चल रही है कांग्रेस के बीच भी में भी और बीजेपी में भी, क्योंकि हरियाणा चुनाव काफ़ी इंपॉर्टेंट चुनाव है। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं हवा का रुख देखा जाएगा कि लोगों का मन क्या है, लोगों का मूड क्या है, उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो आप मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी ने लगभग नाम तय कर लिए हैं, 40 के आसपास नाम फाइनल कर लिए हैं और ये नाम हो सकते हैं आज रात अनाउंस हो जाए, हो सकता है ये कल अनाउंस किया जाए, क्योंकि नॉमिनेशन के पहले अब कहा जा रहा है टुकड़ों में नाम अनाउंस होगा। पहले कहा गया था कि नाम एक साथ ही अनाउंस कर दिया जाएगा। अब 5 से नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो जो सिंगल नाम है, जिसमें से मैंने कहा कि जो विधायक हैं, कहा जा रहा है कि 29 में से जो 26 के आसपास विधायक हैं जिनके नाम लगभग फाइनल हो गए हैं, 2 से 3 के टिकट कट सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। तो 26 जो नाम है वो और कुछ और नाम जो सिंगल नाम है उनको क्लियरेंस दे दी गई है, तो 40 के आसपास नाम क्लियर हैं। बचे अब बाकी 50, और 50 में से आम आदमी पार्टी के खाते में कितना देना है ये देखना है, क्योंकि 5 से लेकर 10 के बीच का दायरा होगा। 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 10 भी सीटें हो सकती है। ये सब कुछ बार्गेनिंग पर डिपेंड करता है और विनेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आम आदमी पार्टी केवल सीट ही ना ले, उस सीट को जीत कर भी आए। तो इस लिहाज से आम आदमी पार्टी और इनके बीच में बातचीत होगी। केसी वेणुगोपाल के घर के हम बाहर खड़े हैं जहां ये बातचीत होनी है, लगातार बातचीत चल रही है। अभी हाल में एक और डेवलपमेंट जो आपने बताया कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों यहाँ मिलने आए थे। इससे पहले राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई है। दोनों चुनाव लड़ेंगे, दोनों में से एक चुनाव लड़ेगा, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे अब ये सारी फॉर्मेलिटीज केसी वेणुगोपाल करेंगे उनसे बातचीत करके। तो बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट उनसे मिलकर निकल चुके हैं, तो ये मान के चलिए कि दोनों में से एक आदमी चुनाव जरूर लड़ेगा, हो सकता है दोनों चुनाव लड़े। तो ये बातें हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों को लाना, एक माहौल बनाना, यूथ को अपने साथ अट्रैक्ट करना, ये कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। फूक फूक कर कदम रख रही है। बड़े नेताओं को लेकर जो नाराजगी है, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, उनको भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लेकर चलना है। अगर पार्टी में बिखराव रहा तो उसका नुकसान हो सकता है। ये पार्टी जानती है कि सब कुछ होते हुए अगर आपकी पार्टी एकजुट नहीं है तो मध्य प्रदेश उसका एग्जाम्पल है, आपको खामियाजा हुआ। आम आदमी पार्टी की वजह से गुजरात में आपको खामियाजा भुगतना पड़ा, ये कांग्रेस पार्टी को पता है। तो जो गलतियां हुई हैं वो दोबारा ना हो, उसको उसमें अगर सुधार की गुंजाइश है। इस वजह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक्सप्लोर कीजिए कि आम आदमी पार्टी के हार आने से, लड़ने से और हमारे साथ आने से, अलग लड़ने और हमारे साथ मिलकर लड़ने से क्या फायदा होगा, ये एक्सप्लोर करके देखिए। अगर उसमें फायदा होता है तो आप आगे बढ़िए, नहीं फायदा होता तो अकेले लड़िए। अच्छा रवि, लेकिन ये कहा जा रहा है, चूंकि आप लोग ये कवर कर रहे हैं और जो जानकारी सामने आई उसमें ये बात आई कि राहुल गांधी दरअसल इसको केवल हरियाणा के स्टेट असेंबली के तौर पर नहीं, बल्कि शायद वो कुछ बड़े कैनवस पर अपने कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। और शायद ये डर भी सता रहा है स्टेट लीडरशिप को कि कहीं ये प्रयोग चूंकि पहले बहुत सफल नहीं रहे हैं तो नुकसान ना हो जाए। ये एक थोड़ा संदेह की स्थिति क्या बनी हुई है हरियाणा कांग्रेस में। और सेंट्रल लीडरशिप की बात करें कांग्रेस से, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप थोड़ा देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए क्या हो सकता है। देखिए, चूंकि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जो एक्सपीरियंस किया, इंडिया अलायंस के साथ आगे बढ़े और हर जगह समझौता हुआ। देखिए, दिल्ली में समझौता हुआ, हरियाणा में आपने आम आदमी पार्टी को एक सीट दी, समाजवादी पार्टी के साथ आपने उत्तर प्रदेश में अलायंस किया, आपने मध्य प्रदेश में उनको एक सीट दी। तो एक फार्मूला आपने बनाया कि हम भी सिर्फ हम लेंगे नहीं, बड़े भाई के नाते हम कुछ देना भी सीखेंगे, मतलब आपको सीटें देने भी पड़ेगी। तो आपने कई जगह सीट शेयरिंग की, गुजरात में भी आपने इस चीज़ को किया। तो जो फॉर्मूला लोकसभा चुनाव के समय बना था उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला है। कांग्रेस पार्टी बढ़त पे आई, 52 सीट से 99 सीट पर कांग्रेस पहुंची है। तो कांग्रेस आगे भी इस टेम्पो को बरकरार रखना चाहती है। राहुल गांधी चाहते हैं कि एक मैसेज आए कि विपक्ष एकजुट है, विपक्ष में फूट नहीं है। अगर विपक्ष फूटेगा तो बीजेपी को इसका फायदा होगा। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे फिर अभी हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे उसके बाद झारखंड का चुनाव हो, सब में आपको अलायंस में जाना है। एक हरियाणा चुनाव में आपको लग रहा था कि आप अकेले दम पे लड़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर एडजस्ट करने की गुंजाइश है तो आप समाजवादी पार्टी को भी लग रहा है 1 से 2 सीट मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को भी आप सीट दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आपने अलायंस किया ही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। तो कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि अकेले दम पे अभी भी सत्ता में आना उनके लिए मुश्किल है, उनको अलायंस के जरिए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अगले 5 साल के जो स्ट्रेटजी बनानी है, राज्यों में सरकार बनानी पड़ेगी, तो राज्य में मजबूत होंगे तो केंद्र की दावेदारी मजबूत होगी। तो इस लिहाज से राहुल गांधी का फीडबैक है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात से दुखी है, क्योंकि अब तक जितने लोगों को
कांग्रेस पार्टी ने रीजनल पार्टी को प्रमोट किया है, उन्होंने कांग्रेस का ही स्पेस खाया है। आम आदमी पार्टी ही देख लीजिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और पंजाब में उसने कांग्रेस पार्टी के ही स्पेस को खाया और उनको सत्ता से बेदखल किया है। आप उत्तर प्रदेश में बसपा को पहले आपने साथ दिया, बसपा ने आपको आपका वोट बैंक जो पंडित और दलित वोट बैंक था वो आपको लिया। आप बिहार में बात कीजिए तो जो मुस्लिम वोट बैंक था वो आपसे निकल के चला गया, लालू के पास चला गया। तो ये पार्टी में इस बात को लेकर नाराजगी है कि आने वाले समय में इसका क्या हो सकता है, नफा नुकसान क्या हो सकता है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि अलायंस का जो मैसेज है वो कमजोर न जाए, हम अलायंस को साथ लेकर चले, क्योंकि 2029 की तैयारी वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। राहुल गांधी 2029 की तैयारी कर रहे हैं और धीरे धीरे अलायंस को लेकर चलना चाहते हैं, अलग थलग पड़ना नहीं चाहते हैं। खाली कांग्रेस को मजबूत नहीं करना है, उनको पूरे अलायंस को मजबूत करके चलना है, ताकि हमेशा बीजेपी पर दबाव बनाया जा सके, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। तो ये फॉर्मूला तो फिर बीजेपी वाला ही जैसा नजर आता है कि छोटी छोटी पार्टियां सही, कहीं पर हमें छोटा मतलब छोटी भूमिका में बेशक रहना पड़े, लेकिन साथ रह करके एक कोलैबोरेशन बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जो काम बीजेपी ने किया कास्ट कम्बिनेशन का हो, देखिए सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाती है और ये 1990 के बाद से शुरू हुआ। आप गौर कीजिएगा तो देश में बीपी सिंह के दौर से एक राजनीति शुरू हुई देश में मंडल और कमंडल की। तो कमंडल मंडल इतना भारी पड़ा कि बीपी सिंह उनके साथ गए, ओबीसी रिजर्वेशन आया, देश भर में आंदोलन हुआ, ड्रामा हुआ, उसके बाद उस पर भारी पड़ने लगा कमंडल, क्योंकि राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ। और उसके बाद जब बीजेपी को लगा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में इन सब के बावजूद, कमंडल की राजनीति के बावजूद, अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बावजूद भी सरकार नहीं बना पाई उत्तर प्रदेश में। आप याद कीजिएगा, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम नारा लगा और बीजेपी की सरकार चली गई थी वहां से, उत्तर प्रदेश से। सपा और बसपा ने मिलकर सरकार बना ली थी बीजेपी को उस दौर में। तो जब भी इस तरह की स्थिति आती है तो एक कॉम्बिनेशन बनता है, जब अलायंस बनता है, और बीजेपी ने उसी के काट करने के लिए फिर सिर्फ फॉरवर्ड क्लास नहीं, पंडित और बनियों की पार्टी बीजेपी जिसको कहा जाता था, सोशल इंजीनियरिंग शुरू किया, उसमें कुर्मी हो गया, अदर देन ओबीसी, यादव अदर देन ओबीसी को उन्होंने टारगेट किया और वो उनको अपने साथ जोड़ा। आज मौर्य डिप्टी सीएम है, बिहार में देखिए यादव समाज के लोग उनके साथ जुड़े, कुर्मी को उन्होंने आगे बढ़ाया, नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया। तो तमाम जगह पे बीजेपी ने एक सोशल इंजीनियरिंग की थी। अब कांग्रेस की बारी है, चूंकि कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो उसको भी सोचना पड़ेगा कि क्या फैक्टर लीड किया जाए, कैसे छोटे छोटे पार्टियों को कैसे कैसे बाकी कास्ट को जोड़ा जाए। कैसे आपने कास्ट सेंसर को हवा दी है, ताकि कास्ट सेंसस के जरिए आपको जो छोटी जातियों का समर्थन मिल रहा है, संविधान के जरिए आपको एससी कम्युनिटी का समर्थन मिल रहा है। तो कई सारे चीज कार्ड खेले जाते हैं जी, कई बार वो सफल होते हैं, कई बार वो सफल नहीं होते हैं। रवि जी आप हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से विजय राणा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चूंकि हम लोग विधानसभा को लेकर के गहमागहमी बनी इस पर बात भी कर रहे हैं। विजय, रवि जी हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से, वो अपडेट हमें कर रहे हैं कि संभव है कि आज कांग्रेस की तरफ से एक लिस्ट तो आ ही जाए। अब चूंकि 50 सीट के आसपास और 40 सीटों के आसपास, इसलिए कि एक चर्चा भी बाकी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा गठबंधन को लेकर बात जो चल रही है, मान लिया आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, या संभवतः एक और लेफ्ट सीपीआई की भी सीएम बात चल रही है। तो वहां पर स्टेट लीडरशिप की या फिर हम हरियाणा कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में जो सियासत चल रही है, नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, उसके आधार पर क्या ये मानकर चला जा रहा है कि अलायंस को अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है? ये जो कैंप की बात आती है, हुडा कैंप की बात आती है, शैलजा कैंप और सुरजेवाला कैंप, ये एकजुट हो पा रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या इस समय कांग्रेस के सामने है वो ये है कि जो 90 उम्मीदवार उतारने हैं कांग्रेस को, कांग्रेस तमाम बैठकों के बाद अभी तक अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है, चर्चाएं ही चल रही हैं। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो भी तमाम नेता हैं, अपने अपने हलकों के बड़े नेता हैं, वो सभी टिकट चाहते हैं। 2500 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया हुआ है। तो ऐसे में 90 लोगों को चुनना और सभी समीकरणों को साधना, वो एक चुनौती फिलहाल कांग्रेस के सामने नज़र आ रही है। और अगर गठबंधन होता है तो जो 90 सीटें अभी हैं कांग्रेस के पास, वो और घट जाएंगी। अगर आम आदमी पार्टी को टिकट दी जाती है, 6 या 7 टिकटें उनको मिलती हैं, या 1-2 टिकट जो है सपा ले जाती है, तो यानी 80-82 जो सीटें हैं, जो टिकटें हैं, वो बचती हैं भाजपा कांग्रेस के पास। तो उससे थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा भाजपा के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, क्योंकि इस समय हर हलके में ही 30 से 40-50 लोग हैं जो टिकट चाहते हैं, और कई हलकों में तो 80 से ज़्यादा लोगों ने भी अप्लाई किया है टिकट को लेकर। और जो स्थानीय नेताओं के साथ जो भी बातचीत थी केंद्रीय नेतृत्व की, वो बातचीत सारी हो चुकी है। नाम जो है वो जो भी हैं वो शॉर्टलिस्ट किए जा चुके हैं, और अब स्थानीय नेताओं के पास अब ऐसा कोई जानकारी नहीं है जो बची हो देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के पास। जहाँ तक केंद्रीय जो नेता हैं कांग्रेस के, अगर उनकी हम बात करें तो वो गठबंधन धर्म अपना निभाना चाहते हैं, और सिर्फ विधानसभा ही नहीं, वो भविष्य
में अगले जो चुनाव होने हैं या अगले लोकसभा के चुनाव होने हैं 5 साल के बाद, उन सभी को देख रही है और उसको देखते हुए सभी पार्टियों को कांग्रेस साथ लेकर चलना चाहती है। वो एक विधानसभा चुनाव के लिए जो है गठबंधन तोड़ना नहीं चाहती। तो एक वो लक्ष्य है केंद्रीय नेतृत्व का, ताकि सभी पार्टियों साथ लेकर चला जा सके और भविष्य में भी उसका फायदा लिया जा सके राजनीति में, चुनाव में। दूसरी ओर हरियाणा का जो सीनियर नेता है, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा है, उदय भान है या प्रभारी दीपक बावरिया है, वो चाहते हैं कि अकेले चुनाव लड़े कांग्रेस, क्योंकि अकेले उनका कहना है कि जीतने में सक्षम है और सभी उम्मीदवार उनके पास हैं और प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। तो इन सब बातों के चलते कांग्रेस जो स्थानीय नेता हैं वो चाहते हैं अकेले कांग्रेस लड़े, लेकिन जो फैसला हाईकमान का होगा वो सभी को मानना होगा। तो ये दो विचार जो हैं, अलग अलग विचार चल रहे हैं, केंद्र में अलग और हरियाणा में अलग। लेकिन जो भी केंद्रीय नेताओं की तरफ से जो भी आदेश आएगा वो हरियाणा में मानना होगा। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है गठबंधन होता है नहीं होता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि टिकटों में देरी ज़रूर होगी। हो सकता है जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि आज एक लिस्ट आ सकती है। अगर आज एक लिस्ट आती है तो वो उन हलकों से आएगी जहाँ पर कांग्रेस की जीत बिल्कुल तय है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई उम्मीदवार है वो कांग्रेस उम्मीदवार के सामने ना टिकता हो, जहां पर जीत बिल्कुल निश्चित है, वहां से जो है कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार सकती है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी क्या समीकरण तैयार करेगी, किन हलकों से टिकट की मांग करेगी, ये भी देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस उन्हीं हलकों में टिकट देना चाहेगी आम आदमी पार्टी को जहां पर या तो आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार हो वो मजबूत हो, या कांग्रेस के जो उम्मीदवार जो टिकट मांग रहे हैं वो अगर कमजोर महसूस हो रहे हैं तो उन जगहों से आम आदमी पार्टी को टिकट दी जा सकती है। लेकिन जहां से भाजपा का माफ कीजिएगा कांग्रेस का उम्मीदवार मजबूत स्थिति में है तो वहां पर कांग्रेस ही अपना उम्मीदवार उतारना चाहेगी। तो इसी रणनीति के तहत जो है वो गठबंधन में टिकटें जो है वो अनाउंस की जाएंगी। विजय, महत्वपूर्ण है ये, इस पर बात करते हैं और रवि जी के पास एक बार चलते हैं। बीजेपी कैंप को लेकर क्या अपडेट है जरा दिल्ली में, क्योंकि बैठक तो लगातार। रवि जी, बीजेपी कैंप से क्या अपडेट है आज के लिए? नहीं, देखिए बीजेपी भी वेट एंड वॉच के खेल में है कि क्या होता है कि कैंडिडेट्स का इंतजार दोनों पार्टियां करती है, कौन पहले कैंडिडेट दे और उसके हिसाब से समीकरण साधा जाता है कि उसमें कास्ट समीकरण होता है, विनेबिलिटी समीकरण होता है, क्या कहते हैं आपको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। तो फैक्टर देखा जाता है कि कौन सामने कैंडिडेट है। तो इसलिए कई बार इस वजह से भी लेट होता है कि कौन पहले आप में गाड़ी छूटती नहीं है, नॉमिनेशन तो होता है लेकिन बहुत लेट हो जाती है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी की तो परंपरा रही है, इसी हरियाणा चुनाव मुझे याद है शायद 2014 के चुनाव के आसपास में कांग्रेस पार्टी के एक जहां से लिस्ट जारी होनी थी उस कमरे का शीशा तक तोड़ दिया लोगों ने। लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लोगों को समझ नहीं आता कि इतनी लेट क्यों हो रही है। मतलब आखिरी दिन से ठीक एक दिन पहले रिलीज किया गया लिस्ट और लोगों का सब्र का बांध टूटा और नहीं इस वजह से जाकर उन्होंने शीशा तोड़ दिया, मीडिया डिपार्टमेंट के सामने का शीशा जिसमें अंदर लिस्ट दिख रही है लेकिन उनके पास लिस्ट नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के सब्र का ये परीक्षा होता है और राजनीतिक दल के नेताओं के सब्र की परीक्षा ली जाती है कि भाई आप कितना सब्र कर सकते हैं। तो उस वजह से रवि जी, आपने अपडेट किया हमें कि 50 से आने में लेट देरी भी हो सकती है। 50 से 60 सीटों पर आज आप अपडेट कर रहे हैं कि संभव है कि बीजेपी की तरफ से भी टिकट की घोषणा हो जाए। तो ये जो बाकी सीटें मान लीजिए जो बच रही हैं 30 से 40 हम कह लीजिए इसको 50-60 के हिसाब से लिया अगर तो यहाँ कहाँ इस पर क्यों पेच फंस रहा है? कोई ट्विस्ट तो नहीं है, कोई कुछ प्लान बीजेपी का भी तो नहीं है? नहीं ट्विस्ट उनके पास अलायंस का कुछ ऐसा मसला नहीं है जिसको लिए उनको वेट करना है। हाँ। वो तो सत्ता में है और 10 साल से सत्ता में। लेकिन मैंने कहा ना कि कास्ट समीकरण साधना होता है, कैंडिडेट सामने का देखना होता है कि कौन सा कैंडिडेट है और उसके सामने कौन सा कैंडिडेट दिया जाए। क्योंकि लेकिन और नॉर्मली लिस्ट में 2 से 3 नाम होते हैं। कांग्रेस ने एक नई परंपरा डाली है कि अब स्क्रीनिंग कमेटी में सिर्फ एक नाम निकाल कर लाया जा रहा है कि मैक्सिमम सिंगल नाम चाहिए कहा जाता है। एक स्क्रीनिंग कमेटी मेहनत करे 3 दिन 4 दिन। बीजेपी में कम से कम 2 से 3 नाम होते हैं। तो 3 नाम में देखा जाता है कि अगर ये कैंडिडेट सामने हुआ तो ये कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो अब सैनी है तो सैनी के सामने सैनी दें या फिर यादव दें या फिर जाट दें या फिर दलित दें और इलाके के हिसाब से कम्बिनेशन होता है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये सीटें वेट की जाती है। जो 25-30 सीटें चाहे 40 सीटें रुकी रहेंगी जो लेट होंगी वो दोनों एक दूसरे का एक नाम देखकर कैंडिडेट देंगे। तो इस वजह से डिले होता है। अदरवाइज नॉर्मली बीजेपी तो कई बार होता है कि आज लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ी स्थिति बीजेपी खराब हुई है और हरियाणा में उनकी स्थिति मजबूत नहीं दिख रही, इसलिए वेट एंड वॉच में। अदरवाइज बीजेपी कई बार पूरी लिस्ट एक साथ जारी कर देती है। ठीक है विजय,
आज एक और हलचल रही, खेल खिलाड़ियों को लेकर के भी एक माहौल और ज्यादा चटक होता नजर आया, रंग चटक होता नजर आया। विनेश ने और बजरंग पुनिया ने आज मुलाकात की राहुल गांधी से। बीजेपी कैंप में खेल खिलाड़ियों के मतलब किस तरीके की दावेदारी की बात सामने आ रही है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली से बातचीत की, खिलाड़ियों को लेकर बातचीत की, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया को लेकर भी चर्चा की कि कांग्रेस से वो लोग टिकट मांग रहे हैं। तो उन्होंने हालांकि कोई साफ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर कहीं पर ज़रूरत होगी तो वो खिलाड़ी को भी मौका देंगे, क्योंकि भाजपा जो है खिलाड़ियों का हमेशा सम्मान करती आई है और राजनीति में भी भाजपा ने खिलाड़ियों को सम्मान किया है। तो अगर कहीं ज़रूरत होगी तो वो खिलाड़ियों को भी मैदान में उतार सकते हैं। और अगर हम नामों की चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा चर्चित नाम जो योगेश्वर दत्त का चल रहा है, जो अपने लिए टिकट की मांग कर रहे हैं भाई कमान से। हालांकि पिछली बार बबीता फोगाट ने भी चुनाव लड़ा था, वो हार गई थी, लेकिन इस बार उनकी चर्चाएं कम हैं, वो शायद मैदान में नहीं उतरेंगी, उन्हें टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन योगेश्वर दत्त हालांकि अपने लिए कोशिश जरूर कर रहे हैं। फिलहाल उनका नाम लिस्ट में शामिल होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। और एक ही खिलाड़ी का नाम फिलहाल चल रहा है। दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि एक बार चर्चा में आया था दीपक हुड्डा का, जो कबड्डी खिलाड़ी हैं, लेकिन फिलहाल अभी उनके नाम की ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो रही हैं। और लिस्ट आने के बाद पता चलेगा कि कितने खिलाड़ियों को अपनी लिस्ट में शामिल करती है भाजपा या नहीं करती है। हालांकि कांग्रेस की ओर से बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट लगातार जो है वो टिकट को लेकर जो है वो दिल्ली में से मौजूद हैं। राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं, केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। और ये भी चर्चाएं हैं कि अगर बजरंग पुनिया को मैदान में कांग्रेस उतारती है तो सोनीपत, राई या बादली, इन जगहों से वो उतार सकती है। और जहाँ तक विनेश का फोगाट है तो विनेश बाडड़ा से चुनाव लड़ सकती है। ये सिर्फ चर्चाएं इस तरह की चल रही हैं। जब लिस्ट आएगी कांग्रेस तभी स्पष्ट कहा जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मिलती है तो कौन से दोनों खेमों में, बीजेपी कांग्रेस दोनों खेमों में हर पहलू पर, हर वर्ग पर नजर है सबकी। अब देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि किस तरीके की लिस्ट सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया विजय, आपका भी तमाम डिटेल्स के लिए। विजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स शेयर करने के लिए।